बच्चे बहुत ज्यादा ज्वाइन करते हैं एकदम से, तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं होती, अब हो गई है। ठीक है, अच्छा तो हम क्या कह रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और तो हमने देखा था, जिसको वो डाउट है, अगर मैं रिवाइज करा रही हूँ, आपका वो क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यू कैन स्टे बैक आफ्टर द क्लास, वी कैन डिस्कस। ठीक है, सो हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि नॉन आइडल सोल्यूशन वैसे सोल्यूशन से जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे थे, राइट। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व करने को मिला था, याद है, वो मैंने कर्व ऊपर की तरफ दिखाया था पॉजिटिव में। तो वो बेसिकली क्या था, जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, जो ऑब्जर्व प्रेशर था, वो ग्रेटर देन देखने को मिला है एक्सपेक्टेड से। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में क्या था, याद करो, वो कर्व ऐसे नीचे की तरफ दिखा रही थी मैं, है ना। तो जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो लेस देन हमें मिला था एक्सपेक्टेड वैल्यू से। एक्सपेक्टेड कौन सा, जो हम रूल्स लॉ से निकालते हैं, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी से। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम चेंज क्या था आफ्टर मिक्सिंग, ग्रेटर देन 0, एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव में क्या था, दोनों नेगेटिव थे। ऐसे याद रख लो, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, है ना। और एग्जांपल्स ध्यान रखना, आपके जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के थे, उसमें एक तो ये याद रखना कि वन ऑफ द कंपोनेंट इज अल्कोहल, और एक आपको CH2 और एसीटोन वाला याद रखना है, एक CCl4 और बेंजीन वाला भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेगेटिव डेविएशन में वन ऑफ द कंपोनेंट वाज एसिड, याद है, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3, और एक NCERT वाला एग्जांपल था क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम देखने को मिला है सॉल्यूशन का आफ्टर मिक्सिंग, वो लेस देन होगा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम आएगा, राइट। अच्छा, और क्या था इसमें, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में, वॉल्यूम 1 ज्यादा होगा। एंड पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, क्योंकि जो सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होते हैं तो क्या होगा, कम टेम्परेचर, कम थोड़ा सा हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बताओ, बॉन्ड वीक हो जाएगी, एस्केप करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, एस्केप इजीली कर सकते हैं। इसलिए वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आई होप आप रिवाइज करके आते हैं। तो मैंने आपको कहा था सिर्फ 15 to 20 मिनट्स आपको देना है, नो डाउट केमिस्ट्री से ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स में बच्चे टाइम देते हैं, बट क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो, न्यूमेरिकल्स आपसे बन नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, बट एक टाइम ऐसे आएगा कि आप केमिस्ट्री के टॉपिक्स को बहुत कम टाइम में ही रिवाइज कर पाओगे, है ना, आपको कम टाइम लगेगा। प्रांशुल आ गया, क्लियर हुआ, क्या करवाया था कल बेटा? यस मैम। नाइस। और ये यशिका, आप कल एब्सेंट थे, आपने रिकॉर्डिंग देखी? नो मैम, अभी नहीं देखी। फिर कब देखोगे मेरा बेटा? आज कंप्लीट करके। ठीक है, तो ध्यान रखो, आप सभी बच्चे जो हो, मेरे लिए सच बताओ बहुत मैटर करते हो, एक एक बच्चा, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, तो अगर एक बच्चा भी क्लास अटेंड नहीं करता है तो नो डाउट मैं एज अ मेंटर, एज अ टीचर आपको जरूर रीच आउट करूंगी कि व्हाई यू वर एब्सेंट, है ना। और मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे बहुत कंसिस्टेंट, आई नो ये वर्ड कहना बहुत बहुत छोटा वर्ड है कंसिस्टेंसी, बट इसको मेंटेन करके रखना थ्रू आउट द ईयर, वो बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होता है एस्पिरेंट की लाइफ में। इवन पर्सनल हम भी, इवन मैं भी एस्पिरेंट तो नहीं हूँ, बट यस टीचिंग कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में कंसिस्टेंसी है जो बहुत मैटर करती है। तो मैं चाहती हूँ एक एक बच्चा, जितना यहाँ 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कंसिस्टेंट रहो आप लोग, ठीक है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे रीच आउट कर लो, सभी के पास मेरा नंबर है, आप रीच आउट मुझे कर सकते हो। बट क्लासेस मिस करना बार बार फ्रिक्वेंटली, ये तुम्हें ही हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुम आगे जाके अगर बहुत छुट्टियां ले लोगे ना, तो तुम्हें लगेगा यार क्या ही है, मेरे से तो नहीं हो रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग अगर रेगुलर रहते हो क्लासेस में,
तो आप लोगों के लिए अच्छा, देखो नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी हो जाता है, एक तो हीट वेव भी चल रही है, आई नो बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को, आप स्कूल जाते हो। तो बस मैं आपको यही कहूंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, हेल्थ आपकी सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप क्लास ले पाओगे एंड तभी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाओगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कि मैम ये चीज नहीं हो रहा है, कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है या कोई और कोई पर्सनल इशू हो रहा है, तो प्लीज रीच आउट टू मी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। ठीक है? हाँ, अगर रात को 2 बजे मैसेज करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उसी टाइम तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, नो डाउट सुबह उठ के ही मैसेज करूंगी। ठीक है? ठीक है। ओके। रितिका, व्हाई आर यू लेट? कल मुझे सारे के सारे कितने बजे चाहिए, चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में डालो कितने बजे क्लास ज्वाइन करनी है कल से। लवप्रीत बोलो क्या कहना आपको। मैम मुझे ये कहना था, मैंने आपको डीपीपी सोल्व करके भेजी थी। कोई नहीं, मैं गुड लिख दूंगी उस पर, ठीक है? हाँ, 7 बजे कौन बोल रहा है भाई? ये देखो शगनप्रीत क्या कह रहा है, 8:25 पे, 7:25 लिखो। मैम कल तो फिर क्लास, अगली क्लास तो मैम लेट होगी ना? अरे हाँ, मतलब 7 बजे वाली, मतलब जो भी क्लास होगा सीधा बोलो मैम 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले। ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करें हम आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमें एजियोट्रॉप्स करने हैं, कल हमारा रह गया था। एंड फाइनली वी विल स्टार्ट टुडे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमें स्टार्ट करना आज करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारे लिए, मैं इसको स्पेशली डिजाइन करूंगी इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आपके लिए। तो आज आपको कोई डीपीपी नहीं मिलेगी, ऑलरेडी आपको 4 डीपीपी मिल चुकी है, राइट? 4 डीपीपी मिल गई है ना आप लोगों को? नहीं, 3 या 4 मिली है ना? 3 या 4 आपको 3 मिल मिली है गई है। मैम। हाँ, तो आज आपको नहीं मिलेगी डीपीपी, नेक्स्ट क्लास में मिलेगी डीपीपी जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे। तो मेरे को थोड़ा सा वहां पे क्वेश्चंस डालने हैं, कम से कम आपके पास एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो हो करने के लिए, ठीक है? तो आपको आज डीपीपी नहीं मिलेगी, इसलिए जो पेंडिंग है आप लोगों की डीपीपी, बेटा माइक म्यूट कौन कौन चालू हो गया? हाँ, तो जिसका जो पेंडिंग रहता है वो हो जाएगा ना, फ्राइडे तक कर लेना, कल तो नहीं, थर्सडे तक, क्योंकि कल तो मेरी क्लास नहीं है ना? चलो चलो मेरा बेटा आ जाओ, ये वाला एक क्वेश्चन करके दिखा दो, जूम जूम फटाफट। और जो बच्चा करके दिखाएगा उसको बाद में बताऊंगी क्या मिलेगा। हैंड रेज करना है, कोई भी बच्चा चैट जीपीटी या फिर गूगल यूज नहीं करेगा, डांट लगा दूंगी। चलो शुरू करो इसको करना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज 36 स्टूडेंट ज्वाइन है, वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। करो हैंड रेज करना फिर। क्या आज मेरी क्लास में दोनों शगनप्रीत आए हैं? हैंड रेज करना। ओके, क्या मेरी क्लास में जनेश आया है? पंकज? Yes, sir. Yes, ma'am. यस मैम। भवानी कल एब्सेंट थी ना बेटा? यस मैम। अभी रेगुलर रहना था, है ना? ओके मैम। करो भाई ये क्वेश्चन करो, आई एम वेटिंग। सेकंड बेटा नीचे कर लो हाथ। हाँ जी मेरा बेटा हुआ, किसी का हुआ? पंकज, याशिका, सुखविंदर, प्रांशुल, निखिल,
हेमंत, नितिका, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? ये तो मैं करवा दिया है, मैंने इस कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करना, है ना? जतिन, क्या लग रहा है आपको बेटा? ए हाँ जी, ऑप्शन। ए ऑप्शन, ठीक है। हरनूर, आपको? बी ऑप्शन। सेकंड, ओके। निखिल, आपको? मैम मेरे को तो ये लग रहा है। और ये क्या नाम है इसका? दिव्यांश? जितने ने भी हैंड रेस किया बताओ एक बार चैट बॉक्स में क्या लग रहा है उनको। मैम मुझे बी ऑप्शन लग रहा है। मैम ठीक। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी। ऑप्शन ठीक है, ए और बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस छोटू सी कोई गलती कर दी आपने, है ना? चलो चेक करें एक बार अपन। चलो आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। आपको ये सॉल्यूशन देखो, अगर तुम्हें याद हो ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है ये। और आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम Yes, ma'am. होता है 0। तो मतलब अगर मैं थर्ड वाले के लिए देखूं तो वॉल्यूम विल बी 0। क्लोरोफॉर्म एसीटोन ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होता है, इसमें वॉल्यूम क्या होता है, नेगेटिव। तो मान लेते हैं इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और इथाइल ईथर और एसीटोन किसका एग्जांपल है? तुम्हारी क्लास में आके मेरी स्लाइड पता नहीं कैसे वो दिखने लग जाती है, कुछ पंगा हो रखा है क्या बात, और बैचेस में तो हो नहीं रहा। और इथाइल ईथर और एसीटोन अपना किसका एग्जांपल हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देख लो सबसे ज्यादा किसमें होगा। देखो अब इसमें क्या बोला है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड आर मिक्स्ड इज इन द ऑर्डर। तो वो कह रहे हैं कि जो थर्ड वाले का वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा है, गलत हो गया ना। और वो कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड का बराबर होगा, गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का होगा, है ना? बोलो, फिर थर्ड वाले का होगा, और फिर सेकंड। मतलब सेकंड का तो सबसे कम होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड का बराबर नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। उसके बाद है, ये गलत हो गया, फॉल्स। फिर वो कह रहे हैं मिक्सिंग डेल्टा एस फर्स्ट एंड सेकंड इज पॉजिटिव। नहीं, चाहे आपका आइडियल सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, सबके लिए क्या होगा, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी चेंज वो कह रहे हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव होगा, बट सॉल्यूशन थर्ड के लिए पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन थर्ड के लिए भी नेगेटिव होगा, गलत हो गया ना। आइडियल के लिए तो क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये भी अपना क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी, हो जाएगा। चलो, हम लोगों ने कल क्या किया था बेटा, टाइम से आना अगर आपको सच में समझनी है केमिस्ट्री। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैसे तो देखो टॉपिक हमारा एजियोट्रोप है, बट मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बता देती हूँ क्या है इसमें। देखो मैंने कहा था थोड़ा पढ़ के आना, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। और एग्जांपल मैं ले रही हूँ वाटर और इथेनॉल का, है ना, वाटर और इथेनॉल का। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मुझे पता है जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है वो ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से। यस और नो? तो अगर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो वेपर बनाएगा जल्दी। यस और नो? दोनों ही वॉलेटाइल हैं, बोथ आर वॉलेटाइल। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें सेटअप दिख रहा है मेरा बेटा, ये सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है वैसे तुम्हें, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें है। इवन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन नहीं पढ़ना अपने को,
एज़ोट्रोप पढ़ना है, बट वो ये काम में आए। तो यहाँ पे तुम्हें एक राउंड बॉटम फ्लास्क दिख रहा है, मान लो मैंने इसमें क्या लिया हुआ है, वाटर और इथेनॉल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? वाटर और इथेनॉल लिया हुआ है। क्लियर है? और मान लेते हैं जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो इसमें सॉल्यूशन में काई है और इथेनॉल का क्या है मेरा बेटा? काई बी है। यस और नो? चलो मैम ठीक है। यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ, ये तुमने 9th में भी देखा होगा, दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें बीड्स लगी होती है। ठीक है, अब ऐसे समझ लो कुछ मार्बल्स रख दिए, ऐसे समझ लो। ठीक है, और ये क्या लगा हुआ है? कंडेंसेशन फ्लास्क, वो कंडेंसेशन बेसिकली यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है और ये ऊपर थर्मामीटर है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, नीचे बर्नर रखा हुआ है। तो एक बात बताओ, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं? वोलेटाइल है, राइट? आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू किया। कौन से सॉल्यूशन को? लिखना नहीं है कुछ भी। कौन से सॉल्यूशन को गर्म करना शुरू किया? वाटर और इथेनॉल के। यस और नो? यस मैम। तो जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको गर्म करना शुरू किया तो क्या होंगे? वेपर बनने स्टार्ट होंगे। वेपर बनेंगे। क्या आप बता सकते हो अगर वेपर बन रहे हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ वेपर फेज में H2O का कंपोजिशन YA मान लू और इथेनॉल का YB मान लू? हाँ या ना मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्योंकि अच्छा मुझे अब ये बताओ, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर फेज में किसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी? इथेनॉल की होगी या नहीं होगी? यस और नो? यस मैम। फिर से बोलूं? यस मैम। आपने एक, फिर से सुनो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन को गर्म किया, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, वेपर तो दोनों के बनेंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? इथेनॉल का। तो वेपर फेज में ज्यादा रिच कौन होगा? कौन सा वाला वोलेटाइल कंपोनेंट होगा? इथेनॉल वाला होगा। यस और नो? और लिक्विड सॉल्यूशन में ज्यादा रिच कौन होगा वोलेटाइल कंपोनेंट? वाटर होगा। कैन आई से दिस? कैन आई से दिस? यस मैम। क्या ये बात हम लिख सकते हैं? हाँ मैम लिख सकते हैं। लिखो फिर, मतलब तुम रहने तो मैं लिख लेती हूँ, आपको याद रहेगा। इन वेपर फेज मोर रिच कंपोनेंट इज YB इथेनॉल। यस और नो? और इन लिक्विड फेज मोर रिच कौन होगा? वाटर। वाटर का कंपोनेंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब जो तुम्हारे वेपर बने किसके ज्यादा है? वेपर इथेनॉल के हैं। तो उन वेपर को रिमूव करके आप बेसिकली क्या करा रहे हो? ठंडा करा रहे हो, कूल डाउन करा रहे हो। तो क्या होगा? यहाँ पे वेपर इकट्ठे हो जाएंगे जो कंडेंस होके नया लिक्विड बना। यस और नो? अब जो ये न्यू लिक्विड बना, यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? नो डाउट इथेनॉल का ही होगा। हाँ या ना? एज कंपेयर टू वाटर। तो अगर वेपर फेज में आपका YA और YB है और इसका लेट से मोल फ्रैक्शन YA डैश YB है, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम ही तो होंगे। यस और नो? मानते कि नहीं मानते? हाँ मैम। यस मैम। या काई Yes, डैश ma'am. काई बी डैश बोल दो। यानी कि तुम्हें यहाँ पे क्या समझ में आया कि मैम अगर हमारे पास, ध्यान से सुन लो, काई YA के बराबर नहीं है, काई बी YB के बराबर नहीं है, तो ही डिस्टिलेशन, तो ही सेपरेशन पॉसिबल है। यस और नो? सारे बच्चे ध्यान से सोचो मैंने क्या बात बोल दी। अगर मैं बोल रही हूँ काई YA के बराबर नहीं है, काई बी YB के बराबर नहीं है, यानी कि कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में डिफरेंट है, तभी तो आप क्या कर रहे हो? उसको सेपरेट कर पा रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यस और नो? यस मैम। अब आपको पता है कि जो ये कॉनिकल फ्लास्क में जो डिस्टिलेट मिला है, डिस्टिलेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको ज्यादा वेपर, बेसिकली ज्यादा रिच कौन सा कंपोनेंट मिल रहा है? इथेनॉल। तो आपको अगर इथेनॉल और आपको क्या करना है? और लेना है इथेनॉल, और प्योर इथेनॉल चाहिए, तो हम क्या करते हैं?
रिपीट डिस्टिलेशन वहां पे पॉसिबल है। दोबारा इस डिस्टिलेशन को लो, गर्म करो, फिर अगेन यही प्रोसेस चलता रहेगा। यस और नो? हाँ मैम। लेकिन मेरा बेटा एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट पे एक टाइम ऐसा आने वाला है जब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो उसकी कंपोजिशन है और वेपर फेज में उसकी कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब लिक्विड लेट से काई ए वाई ए के बराबर हो गया, काई बी वाई बी के बराबर हो गया, तो जो तुम वेपर इकट्ठा करके कंडेंस कराओगे तो जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा वो तो सेम ही होगा जो पहले था। फिर क्या फायदा हुआ उसको सेपरेट आउट करने का? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस मैम। यानी कि फिर से सुनो, यानी कि जब तक मोल फ्रैक्शन आपका वेपर फेज और लिक्विड फेज में डिफरेंट है तब तक यू कैन सेपरेट द कंपोनेंट, बट व्हेन मोल फ्रैक्शन in liquid phase or vapor phase will same, then no separation, no further separation will happen. Yes or no? यस मैम। यस मैम। और इस टाइम पे जो मिक्सचर कहलाएगा, ध्यान से सुन लो, जब ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज और आपका लिक्विड फेज में बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो मिक्सचर है दोनों कंपोनेंट का, उसका नाम क्या हो जाएगा? एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एजियोट्रोपिक मिक्सचर। समझ में आया कि मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों पढ़ाया? ताकि मैं आपको लेके जाऊं एजियोट्रोप वाली बात पे। क्या ये बात चमकी? यस और नो? अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। रेडी? चलो चलो, यहाँ पे वैसे लिखा तो हुआ है, या एक काम करो, जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखना, लिखो बाइनरी, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन से डील कर रहे हैं, लिखो बाइनरी मिक्सचर ऑफ volatile liquid A and B having same composition in liquid and vapor phase। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, लेट से क्या बोलूं, काई ए वाई ए के बराबर होगा और काई बी वाई बी के बराबर। यस और नो? क्या लिखोगे? एट दिस कंपोजिशन mixture cannot be separated with the help of फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगी क्योंकि ये प्रॉब्लम दोबारा हो रही है ना, वो दिखने वाली। हाँ वो एक बार मैं करती हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैम ये लास्ट में क्या लिखा है? At this composition, mixture cannot be separated with the help of fractional distillation। ठीक है, और इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? ऊपर लिख दूं या लिखो एट दिस कंपोजिशन। अब क्या हुआ, वो मिक्सचर प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, है ना? नो डाउट, फर्दर हो ही नहीं रहा सेपरेट। तो एट दिस कंपोजिशन मिक्सचर विल boil at constant temperature। at this composition, जो भी कंपोजिशन होगी, जो कि मोल फ्रैक्शन, जो कि वेपर फेज और लिक्विड फेज में सेम है, इस टाइम पे जो आपका मिक्सचर है वो बिहेव करेगा एज अ प्योर लिक्विड, है ना जी? और वो बॉयल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसको आप और प्योरीफाई नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, लाइक एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, which is not in your syllabus, but yes, you will learn this in your BTech if you take
इफ यू विल टेक केमिकल इंजीनियरिंग ना, अगर वहां पे आप वो कोर्स करते हो केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वहां पे आप ये एजियोट्रोप बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे। बट मैं इतना पढ़ा रही हूँ जितना आपको जेई में हेल्प करेगा, ठीक है, वो भी मेंस में ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आते, आते हैं तो सिंपल थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, दैट्स इट। बात बन गई? बताओ भाई, मुश्किल नहीं है ना? चलो ठीक है। हाँ, अब टाइप ऑफ एजियोट्रोप क्या होगा, जैसे याद है तुम्हें अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ा था, ऐसे ही टाइप ऑफ एजियोट्रोप में सबसे पहले आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ध्यान रखना, जो ये एजियोट्रोप्स होंगे ये कौन होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल है ये, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का पहले सुन लो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है ना, तो वो वाले एग्जांपल जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे ना, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के एग्जांपल होंगे। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का कम होगा, किससे? जो दो कंपोनेंट्स आप ले रहे हो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। ये बात समझ में आई? मान लो वाटर और इथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल था, है ना, तो इथेनॉल का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा, कितना होगा, अराउंड 100 से कम होगा, और इसका 100 होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, इंडिविजुअल इनके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। ठीक है जी? यस मैम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 78.5। आपको ये डेटा रटना नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाने के लिए, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाया, दैट्स इट। और आप देख रहे हो वाटर और इथेनॉल की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, आपको प्योर सिर्फ 96% ही इथेनॉल मिलेगा, 96 पॉइंट समथिंग, और बाकी आपको पानी मिलेगा। ऐसी pyridine वाटर में 57% pyridine मिलेगा, इथेनॉल बेंजीन में 32.4% इथेनॉल मिलेगा, एसिटिक एसिड टोलीन में आपको 28% जो है एसिटिक एसिड यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ये दूसरे एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही एग्जाम्पल याद करना जो मैंने आपको क्लास में कराए हैं। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही इधर आना एक बार। एक क्या होगा आपका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसमें कौन से वाले आ जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले, है ना, बिकॉज नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा, टोटल वेपर प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। लेट्स से यू हैव नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, तो जो इनका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या आएगा, ज्यादा होगा इनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से। यस और नो? तो बस यही लिखा हुआ है। तो जो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप शो करेंगे। बस यही है इसमें। मुश्किल है एजियोट्रोप? यशराज हो जाएगा, सुहाना, यस मैम। हेमंत, शगनप्रीत, यस मैम। ठीक है। विच पॉइंट शुड आई रिपीट, कृतिका, अश्मिता हो गया, निशांत हो गया, विनय, यस मैम। ठीक है। एक बार मैं ना स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि एक प्रॉब्लम हो। यस आई नो बेटा, मैं एक बार देख रही हूँ इसको। आई होप अभी ना हो ज्यादा।
बट चेक कराना पड़ेगा मुझे क्या हो रहा है दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रितिका एक बार क्लास के बाद रुक जाना बेटा कि क्या तुम्हें डाउट आ रहा है नेगेटिव में, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम। आर यू रेडी? तो हमने रोल्स लॉ वाला पढ़ लिया, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया। अब हम आ गए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो कहाँ जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं इसका बेसिकली मतलब क्या है, ऐसी क्या पढ़ते हैं ये प्रॉपर्टीज जो होती है बेसिकली सॉल्यूशन की क्या होती हैं। देखो मेरा बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं डाइल्यूट सॉल्यूशन की, यहाँ पे तुम डाइल्यूट लिख सकते हो। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। हाँ, ये जो मिनिमम बॉइलिंग वाला है ना, इसके एग्जांपल सिर्फ अभी तुम वाटर प्लस इथेनॉल लिखना, सेकंड थर्ड फोर्थ, और हाँ थर्ड लिख लेना, सेकंड और फोर्थ इसको मत लिखना। ठीक है, इट कैन बी रॉन्ग। ठीक है, मैं कल करेक्ट करा दूंगी तुम्हें, तो वो 2 एग्जांपल लिख लेना अगर लिखे हैं तो। हाँ, तो बेसिकली मेरा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या बोल दिया, हमें समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूं, इधर देखना एक बार, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूं तुम्हारे पास 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल यूरिया है। ठीक है, आपको पता है जब ग्लूकोज को पानी में डालोगे तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं हो रहा है, यस और नो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको सॉल्यूशन में नहीं मिल रहे हैं आफ्टर डिसोल्विंग, ना ही यूरिया के मिल रहे हैं। और भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड इस पे करती है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। तो इन दोनों के केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी मेरा बेटा, बोलो? 0 सेम होगी। अरे 0 नहीं, सेम होगी, यस और नो? तो बेसिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तुम्हारी किस पे डिपेंड करती हैं? Number of particles of solvent Yes. or solution. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विद डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैम आपने डाइल्यूट वर्ड क्यों ऐड किया है इस डेफिनेशन में? क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जनरली ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, और किसके इनवर्सली होगा, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? 1 मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस के। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूजन हो सकती है बट ये एक्सप्लेन करूंगी मैं आगे। अभी जो मैंने ऊपर वाले 3 लिखवाए हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, इस पे डिपेंड आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगी। अब बात ये आती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है जो आपको अपने जेई के लिए पढ़नी है, यस और नो? ध्यान रखना, नेचर ऑफ पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करती है, इसीलिए मैंने बोला कि 1 मोल ग्लूकोज ले रहे हो, 1 मोल यूरिया ले रहे हो, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही कि ग्लूकोज है यूरिया है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके लिए सेम होगी, यस और नो? अब बात आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जो हमारे मतलब जो हमें पढ़नी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट वन इज रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनको रट्टा मारना इज नॉट इनफ, आपको बहुत अंदर जाके पढ़ना है इसको, जिसको हम RLVP भी लिखते हैं। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैम कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मैम जो आपने पिछले पेज पर एग्जांपल दी थी ग्लूकोज और यूरिया, उन दोनों की डिसोसिएशन नहीं होती सॉल्यूशन में, इसलिए उनकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी। अगर हम एक ऐसा लें जिसकी डिसोसिएशन हो और उसके साथ ग्लूकोज लें तो उन दोनों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगी? डिफरेंट होगी। अगर मैं बोलूं 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल NaCl है, ओके तो मैम। डिफरेंट होगी। यही तो सीखना है हमें पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, है ना। इवन हम निकाल लेंगे भी सही, ठीक है। ओके मैम। So yes, these are 4 qualitative properties you have. First one is RLVP, elevation in boiling point. Second one, third one is depression in freezing point, and fourth one is osmotic pressure. लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या वेपर प्रेशर तुम्हारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है शगनप्रीत? So answer is no. Vapor pressure is not a qualitative property. Relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. Getting my point or not? निखिल, Yes, ma'am. यस मैम। सुहाना, निशांत, विनय, सुखविंदर, नितिका, यशिता, ma'am. अक्षिता। Yes, ma'am. अगर मैं तुम्हें बोलूं boiling point is a qualitative property, no ma'am. Elevation in boiling point is a qualitative property. अगर मैं तुम्हें बोलूं freezing point is a qualitative property, no ma'am. Depression in freezing point is a qualitative property. अगर तुमने यहाँ गड़बड़बाजी कर दी ना तो सबका पानी फिर जाएगा सब पे। राम अगर कल से क्लास में लेट आए तो बेटा एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखना। और मैं आज गलती से लेफ्ट हो गया था। क्या हो गया था? गलती से लेफ्ट। अच्छा, आप पहले थे क्लास में? यस मैम। चल ठीक है। हाँ, कौन कौन सी क्या पढ़ाया मैंने इससे पहले? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पहले बताना। व्हाट आई वाज टीचिंग बिफोर दिस टॉपिक? पता ही नहीं है। हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा रहे थे। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। लोवरिंग के बारे में, और उससे पहले रिकैप पढ़ाया था कल का जो। ध्यान रखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। ये मैथ्स वाला पाई है लेकिन मतलब इसका वो नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, ठीक है। बोलो भाई, कहीं पता चले 22/7 वैल्यू लेके बैठ गए इसकी। Yes, ma'am. ठीक है, चलो चलो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यही पॉइंट तुम्हें ध्यान रखने थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। क्या हम अपनी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बोलूंगी एक बार अपनी नोटबुक साइड रख दो, ये नहीं कि बिल्कुल ही पीछे भेज दो उसको, नोटबुक को उसको बंद करके रख दो अपनी शेल्फ में, ऐसा नहीं, थोड़ा सा साइड रख दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारा पूरा फोकस अब इस पे रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 नंबर लेना है, तो रेडी हो जाओ। देखो, हम यहाँ पे ये भी प्रूफ करेंगे कि वाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो डोंट वरी। अब बात ये आती है कि इसका देखो, नाम से कुछ पता नहीं चल रहा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ऐसा कुछ साउंड कर रहा है ना इसको पढ़ के स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले रिलेटिव वर्ड को छोड़ के हम इस पे फोकस करते हैं, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए, मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, या ग्लास है, मैंने इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है, ठीक है, या कोई भी
ऐसा सोलवेंट ले लो जो कि क्या होगा, वोलेटाइल होगा। लेट से मैं पानी ले लेती हूँ, क्योंकि पानी से मुझे ऐसे लगता है समझना चीजें आसान हो जाती है। तो एक बात बताओ, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे होंगे, क्योंकि वेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये बंद है, मैं दिखा नहीं रही हूँ, बट अब क्योंकि वेपर प्रेशर तुमने पढ़ लिया तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडेबल है। तो नो डाउट इसका अपना वेपर प्रेशर होगा वाटर का, यस और नो। उसको मैं क्या लिख रही हूँ, या फिर हाँ ऐसे ही लिख लो। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इसमें क्या डाल रही हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, कोई कुछ भी डाल दो। मान लो मैं यूरिया डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया मैंने, जो कि वोलेटाइल नहीं है, मतलब जो एक्सकेप आउट नहीं हो सकता, यस और नो। मैंने वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अभी जो आपके सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा, सोलवेंट भी होगा और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी होगा, यस और नो मेरा बेटा। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ, सरफेस पे पहले सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स थे, बट अब यहाँ पे कुछ सोलवेंट के भी इसके सोल्यूट के पार्टिकल्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ मैम। तो पहले क्या था, सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो वो मस्त आराम से क्या हो रहे थे, एक्सकेप आउट हो रहे थे, यस और नो, वेपर बना रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे बीच में टांग अड़ाने कौन आ गए हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो कि सोलवेंट के साथ थोड़ा कुछ इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, यस और नो। अब मान लो मैं तुम अपनी लाइफ जी रहे हो मस्त बढ़िया से, तो याद आता है, दिमाग का दही तो होगा ना, है ना। मान लो क्या है, पहले मान लो तुम दो, कोई भी एग्जांपल ले लो, भाई बहन हो तुम दोनों, ठीक है, किसी का भी अपने भाई बहन को ही सोचो, ठीक है। तुम लोग एक रूम शेयर करते हो, एक बेड शेयर करते हो, राइट। वो आपका भाई बाहर पढ़ने गया हुआ है, तो आप मस्त फ्री हो, आप कभी उठो, कभी वॉशरूम यूज करो, कभी मर्जी सो, रात को 2 बजे सो, पढ़ के सो, है ना। लेकिन जैसे ही वो आ गया घर पे छुट्टियां मनाने, तो क्या होगा, और अगर उसने बोला भाई लाइट बंद कर दे रात को, मेरे को नींद नहीं आती, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, क्या करना पड़ेगा, चल भाई करते। तो तुम्हारी फ्रीडम खत्म हो रही है ना। तो सेम यहाँ पे भी यही है, पहले वाटर की वजह से वेपर प्रेशर था, अब सोल्यूट के पार्टिकल, तो सोल्यूट सोलवेंट में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। तो जो पहले सोलवेंट के पार्टिकल मजे से एस्केप आउट हो रहे थे, क्या अब वो हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। नो मैम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, व्हेन यू ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन अ वोलेटाइल सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीजेस, or you can say vapor pressure of solution decreases after addition of non-volatile solute in solvent। बोलो भाई, क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर मैं ये बात बोल सकती हूँ तो नेक्स्ट चलो यहीं पे लिख ले। याद करो राउल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, सोलवेंट और सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या लिखूंगी, वाटर, इसको मैं सोलवेंट ले लूं, चलो ये लिखे रहने दो अभी, काई ऑफ वाटर प्लस सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो इसकी वजह से तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। आई नो स्लाइड की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, कल मैं रिजोल्व कर दूंगी ये, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। ठीक है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉन वोलेटाइल, ये तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, यस और नो। यस मैम।
तो यानी कि जो मेरा टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया? प्रेशर Solvent. ऑफ वाटर प्लस ठीक है, यहाँ पे पी नोट कर लेना है ना, तो इसके बराबर आ गया। यस और नो? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? टोटल प्रेशर आ गया मेरा किसके बराबर? प्योर Pressure. स्टेट ऑफ वाटर इन सोलवेंट और काई बी ऑफ वाटर। क्योंकि हमारा पीए क्या था? पी नोट एक आई है, तो ये किसका हो गया? सोलवेंट का प्रेशर हो गया। तभी मैंने यहाँ पे लिखा, या यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीज, और यू कैन से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। यस और नो? बताओ Yes. Yes, ma'am. यस मैम। अब ध्यान रखना, अब क्योंकि मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँ तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैं पीएस से दिखाऊंगी, और प्योर सोलवेंट वेपर प्रेशर को मैं पी नोट से दिखाऊंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब आप अपनी नोटबुक साइड से उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखा? 2 मिनट मैम। ले लो। अब थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी यहाँ मैं डेरिवेशन कराऊंगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया? सोलवेंट के। तो मैं इसको क्या लिख दूं? वैसे तो समझ जाना, पी नोट सोलवेंट का है इनटू काई ऑफ सोलवेंट। लिख दूं? हाँ मैम लिख दो। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। पीएस माइनस पी नोट क्या हो जाएगा? काई ऑफ सोलवेंट। इसको मैं काई ऑफ सोल्यूट लिख दूं? बोलो। यस मैम। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ये हुआ। ओके, सो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। बेटा माइक अपना म्यूट करिए प्लीज, माइक म्यूट करिए। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे जो पी नोट माइनस पी एस है, यहाँ पे हो क्या रहा है? जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो क्या हुआ? वेपर प्रेशर घट गया। यस और नो? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। तो कैन आई राइट पी नोट माइनस पी एस? और ये क्या है? पी नोट माइनस पी एस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, बोलो, लिखो इसको।
ठीक है, ओके। अब यहां से यहाँ पे देखो, इधर अगर मान लो अब बात हुई है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, तो कितना वेपर प्रेशर घटा है वो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं मैम? प्योर सोलवेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यस और नो? तो कैन आई राइट दिस P नोट माइनस PS by P नोट is relative lowering in vapor pressure? Yes or no? Yes, ma'am. तो ये सारे बच्चे ध्यान Yes, रखो कि ma'am. दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मैम आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो? हाँ मैम कर सकते हैं। कैसे करोगे? यहीं से ही कर सकते हो। देखो ये इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, देखो यहीं से ही आप डिराइव कर सकते हो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? P नोट सोलवेंट इंटू 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट, ये लिख सकती हूँ। हाँ मैम लिख सकते हो, बोलो। ठीक है, Yes, ma'am. क्या आ जाएगा? PS बाय P नोट इज इक्वल टू, उसमें चला जाएगा ना डिवाइड में, 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। हाँ मैम, तो ये क्या हो जाएगा? PS बाय P नोट, या ये भी लिख सकते हो ना तुम, P नोट बाय PS माइनस 1 इज इक्वल टू काई ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हो मैम, बिल्कुल लिख सकते हो, बोलो क्या कहते हो? यस और नो? या फिर एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला मैं बाद में डिराइव कराऊंगी, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले जाओ, तो ये बन जाएगा। अब ठीक है, पहले ये वाला फॉर्मूला कराऊंगी, उसके बाद दूसरा कराऊंगी। तो काई ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा मेरा बेटा? मैम P नोट माइनस PS बाय P नोट। आया? P नोट माइनस PS बाय P नोट, और वो किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। तो यहाँ पे जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP, वो किस पे डिपेंड कर गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे। यस और नो? अब तुम इसको क्या लिख सकते हो? P नोट माइनस PS बाय P नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। बोलो हाँ के नहीं? Yes, ma'am. आसान है, कुछ नहीं है। तुम्हें मेन ये याद रखना, पहला फॉर्मूला बता दिया मैंने, और दूसरा ये लिख लिया इसको। Yes, ma'am. चलिए आइए, Yes, एक बार ma'am. एक बार मैं फिर लिख देती हूँ मैंने क्या लिखवाया है। क्या लिखवाया है? P नोट माइनस PS बाय P नोट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सो तो नहीं गए मैम? ये मुश्किल है क्या? बताओ। नहीं है बेटा। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो तुम्हें पता ही है सोलवेंट के मोल्स, हाँ जी कार्तिक जी, सोलवेंट के मोल्स ज्यादा होंगे कम होंगे सोल्यूट के मोल से? कार्तिक? मैम ज्यादा होंगे। हाँ, अगर तुमने बोल दिया कम होते तो गए थे तुम काम से, तो तुम्हें डांट पड़ती। तो क्या होता? P नोट माइनस PS बाय P नोट किसके बराबर आ जाता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। यस और नो? तो P नोट माइनस PS बाय P नोट किसके बराबर आ जाता? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे W2 क्या है, M2 क्या है, W1 क्या है, M1। अगर नहीं पता तो सवाल नहीं बनेगा अपन से।
लिखो, वेयर W2 मास ऑफ सोल्यूट जो डिसोल्व किया गया है सॉल्वेंट में, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M1 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बोलो भाई। डन है। अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, एक मैं बहुत काम का फॉर्मूला बता रही हूँ तुम्हें, रेडी हो? बोलो भाई। Yes, ma'am. एक काम करो, यस मैम। जो मैंने ये लिखा था ना, इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे इसको करना। तुम एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे? P नोट बाय P नोट माइनस PS, है ना? एक यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे सोल्यूट, यस और नो? ठीक है, एक मेरे को फॉर्मूला बनाना था यहाँ पे। एक मिनट रुको। P नोट माइनस ध्यान नहीं आ रहा है क्या था उसमें। चलो एक काम करो, अभी तुम रिजल्ट लिख लो फाइनल, मैं तुम्हें डिराइव करवा दूंगी अभी। एक बार रिजल्ट लिख लो, जो मुझे रिजल्ट ध्यान आ रहा है इसका। लिखो एक बार ये वाला, P नोट माइनस PS, इसको मैं डिराइव करा दूंगी। नो डाउट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, बट स्टिल आई विल डिराइव। P नोट माइनस PS by PS is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus solvent, और बल्कि इवन इसकी डेरिवेशन में नीचे सॉल्वेंट ही रह जाता है। वो कैसे आया मैं बता दूंगी आपको। ये वाला फॉर्मूला, जैसे इधर आओ, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बनवाया था, इसके अंदर डिनोमिनेटर में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ रहे थे, यस और नो? बट जब मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिखवाया तो आपका फॉर्मूला ये बना, यस और नो? बट यहाँ पे जब ये फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगी मैं, तो तुम्हें दिखेगा यही फॉर्मूला बन रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट बोल रहे, एक्यूरेट आंसर हमें मिलते हैं। अगर मान लो तुम्हें बोल रखा हो एग्जामिनर ने, ये निकाल दो कितना मास ऑफ सोल्यूट तुमने डिसॉल्व किया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है? अगर आपको वो बोले मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल दो, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यस और नो? तो ये काफी सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, और इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाता है। नहीं तो तुम्हें ये वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये यूज करना पड़ेगा, यस और नो? मैं ये पूछना था कि जो आपने ये नया फॉर्मूला बताया है, इसके नीचे आपने PS लिखा है, जो इधर वाला फॉर्मूला उसमें P नॉट लिखा है। हाँ राइट, बिकॉज ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले आ जाते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, नीचे P नोट है, यहाँ पे ये PS है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले काम में आएंगे आप लोगों के। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा? ये वाला, मैंने तभी यहाँ पे लिखा ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, और आपको क्या देगा? बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगी, सो डोंट वरी। अभी आप एक बार रिजल्ट लिख लो, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है जी,
ठीक है, चलिए ओके। एक और फॉर्मूला है, 2 हो गए अपने पास फॉर्मूले मेरा बेटा। चलिए आइए, एक और फॉर्मूला है, ठीक है, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी भी सही इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है, सो डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना। अगर तुम चाहते हो कि मैम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये भी तुम कर सकते हो, अभी मैं सारा बताती हूँ तुम। ठीक है, तो अपने पास क्या था, ये वाला था फॉर्मूला, यस और नो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यस और नो, क्योंकि हम ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट दिक्कत वहां आएगी जब आपको मास ऑफ सोल्यूट बताना होगा ना मेरा बेटा, और अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो तुम्हें ये पूरा यूज करना पड़ेगा, जबकि ये इससे बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, अभी मैं आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1000 से डिवाइड कर दूं, कोई डाउट है क्या मैथमेटिकली, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना? यस और नो? अगर मैं ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नो मैम। चलो फिर, नो मैम। मोलैलिटी क्या होता था? मोलैलिटी बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेसिकली जो हमारा W1 है वो ग्राम में होगा, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000 लगाऊंगी। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो क्या, जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, ये मोलैलिटी नहीं बन गई? देखो, Yes, ma'am. बन गई। चलो, तो पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, ये क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इनटू, ये क्या M1 क्या था, मोलिकुलर वेट किसका था, सॉल्वेंट का, बाय 1000। यस और नो बताओ भाई। और ऐसे ही तुम दूसरा फॉर्मूला वो भी लिख सकते हो, पी नोट माइनस ये वाला, ये तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हो गया। मैम सभी क्वेश्चंस में अलग अलग फॉर्मूला यूज होंगे ये? नहीं, अभी मैं तुम्हें सिखा दूंगी क्या करना है। मैं दोनों लिखवा रही हूँ तुम्हें, ताकि बताऊं कहाँ पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये यूज होगा, वेट मैं सिखा दूंगी, तो यहाँ पे लिख लो। क्योंकि तुम्हारी जो एनसीईआरटी या फिर तुम्हारी कोई रेफरेंस बुक है ना, वहां पे तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, तो तुम में से यहाँ पूछो मैम वो वाला तो आपने कराया है, तो मैं वो आपको बताते हुए चलूंगी कि तो ये 2 फॉर्मूले फटाफट से लिख लो। हो गया, लिख लो, और एक बार मैं उसकी आपको डेरिवेशन भी करा देती हूँ, मेरे दिमाग में आ गया है। एक मैं चार्ज, 1 मिनट बेटा, लिख लो, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है। ठीक, लिख लिया? हाँ, एक बार देख लो, फिर उसकी लगे हाथ डेरिवेशन देख ले। ये हो गए ना, वैसे ही 4 फॉर्मूले, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट स्टिल हमारे पास ये था ना, ये वाला था ना हमारे पास, इसी से ही हम वो बना लेते हैं। उल्टा कर दो इसको, अब क्या करो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यस और नो? इसको हम ऐसे लिख दें, बोलो। सिर्फ मैथमेटिकली अरेंज करना है, वही मेरे दिमाग से निकल रहा था बार बार। यहाँ पे क्या होगा, पी नोट माइनस पी नोट प्लस पी एस बाय पी नोट माइनस पी एस, बोलो। चलो पहले देख लो, उतार बाद में लेना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ गया।
अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो, नीचे PS है, आ गया? देखो भाई, बन की बात। तुम्हें लिखना है लिख लो, डेरिवेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? अब मैं बताऊं कैसे क्वेश्चन आते हैं, आ जाओ, रेडी हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 1, ये 2015 में आया था, आज से 10 साल पहले, बट मैं ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये तुम्हारे हर साल बोर्ड्स में भी आता है पेपर, जो तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम होंगे फाइनल, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है। पहले मैं समझाऊंगी हाउ टू अप्रोच, देन तुम करोगे, क्लियर है? चलो, क्या बोला है? वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 torr when 1.2 gram of a non-volatile solute dissolved in 100 gram of acetone at 20 डिग्री, वेपर प्रेशर इतना हो गया। मतलब यहाँ पे सोलवेंट एसीटोन है और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें ऐड किया है, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्योर सोलवेंट यानी कि एसीटोन का वेपर प्रेशर कितना था पहले? 185, लेकिन जैसे ही उसके अंदर नॉन वोलेटाइल डाला तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटा? हाँ या ना? यस मैम। आपको Yes, क्या दिया ma'am. हुआ है? वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास दिया हुआ है, यानी कि W2 दिया हुआ है। आपको मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं पता है, और मोलिकुलर मास सोलवेंट का निकालना पड़ेगा। एसीटोन का कितना होता है मोलर मास? निकालो, कितने कार्बन है? 3, तो ये हो गया 36, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, तो ये कितना हो गया? 58। क्या तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं? यस मैम। अब इसने नहीं मेंशन किया है, इसने डाइल्यूट सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया है वैसे तो, ठीक है, बट तुम वो वाला भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड वाला था P0 माइनस PS बाय PS वो यूज कर लेते हैं, क्या कहते हो बताओ? हाँ मैम, उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है हमारा, उससे भी आ जाएगा क्योंकि ऑप्शनल है ना, MCQ में तुम आसपास पता लगा सकते हो। क्या हम वैल्यू पुट करें? हाँ मैम करो, तो 185 माइनस 183 बाय 183, W2 इज 1.2, M2 हमें नहीं पता है, W 100 है, और आपका M1 कितना है? 58। सॉल्व करा करो, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 बाय 183 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 58 बाय M2 इंटू 100। करो इसको सारे सॉल्व और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, जल्दी फटाक से करो। कार्तिक करो। मैम जो आपने फर्स्ट में फॉर्मूला बताया था वो भी हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में? लगा लो, लेकिन मैं कहूंगी एक याद रखो, अगर तुम्हें मोलर मास बोल रहे निकालने के लिए ना सोल्यूट का, तो आप ये वाला यूज करो। अगर वो मास ऑफ सोल्यूट बोल रहा है निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है? वैसे आंसर सेम ही आता है। ऑलमोस्ट सेम आएगा, बट मोर एक्यूरेट रिजल्ट तुम्हें इससे मिलेगा, फॉर्मूले से। ओके। ठीक है, तो इंटीजर बेस्ड में हमें हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। MCQ में तो यू कैन यूज बोथ, क्योंकि थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, बट इन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन वी शुड यूज दिस फॉर्मूला, है ना? ओके, नितेश कर रहे हो? आरुषि क्या आंसर आएगा? नव किरणदीप, कमल, राजकमल, प्रवीण जी, मेरे को रिप्लाई मतलब हाँ थम्स अप करो कि आप लोग क्लास में बैठे हो, कोई फायदा नहीं है फिर। अस्मिता, ठीक, हाँ क्या आंसर आ रहा है? 64.
हाँ 63 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना। तो M2 जो आएगा आपका 64 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन। समझ गए। तो जो बोर्ड्स बोर्ड्स तो आप दोगे ही, तो वहां पे यही वाले क्वेश्चन आते हैं मोलर मास निकालने वाले। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे तुम्हें 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टाइप के, बेशक तुम चेक कर लेना। ठीक है, अब एक जेई वाला क्वेश्चन भी करते हैं, क्या कहते हो। क्या लिखा हुआ है, व्हेन 0.25 मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल सोल्यूट। कितने दे रखे हैं सोल्यूट के मोल्स, 0.25। डिसोल्विंग 1 मोल ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल कितने दिए मेरा बेटा, 1 मोल। और क्या दे रखा है आपको कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, देखो इधर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज x% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या ये समझ में आया, यही है बस इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगा दो, इसी से ही हम लगा लेते हैं, क्या कहते हैं। आंसर निकालो, आ जाएगा तुम्हारा। परसेंट में निकाल लेना। आया आंसर। एट्टी आ रहा है। 80, देखो आ रहा है 80%। यस मैम। परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना सारे बच्चे, देखो। देन तो ऐसे करना है इसको, हो जाएगा। शाबाश, आगे चले। हाँ चलो जी। ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल, एक ये देख ही लिया तुमने, अभी आया 2026 में। एक ये वाला देखो, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलिकुलर मास दिया हुआ है जो डिसोल्व किया है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब जब तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला ऑक्टेन में, सॉल्वेंट में, तो उसका प्रेशर घट के कितना हो गया, 80%। यानी कि पीएस कितना दिया हुआ है, 80%, यानी कि 0.80। W1 कितना दिया हुआ है, 114। सॉल्वेंट का मोलर मास कैलकुलेट करोगे वो इतना ही आएगा। ऑक्टेन पता है ना तुम्हें, 8 कार्बन, ठीक है, पूरा बना देना। और M2 कितना दिया है, 140। तुम्हें W2 निकालना है। कौन सा वाला लगाओगे फॉर्मूला, एक्यूरेट रिजल्ट किससे आएगा, इससे आएगा। बोलो क्या कहते हैं। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं ये कितना है, अगर आप परसेंट में ले रहे हो 100, ये 80 हो गया, ये कितना है 80। आंसर देखो तुम्हारे सामने है। मैम वो 14। 14 क्या, ओ हाँ, ओ हाँ मैम हाँ 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 हाँ।
गिवन मास तो निकालना है, ये 50। पीएस कितना है 80 ना। हाँ, तो टेन आ गया है ना। Yes, ma'am. आसान है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ तुम्हें, आज मैं डीपीपी नहीं दे रही हूँ, तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ज्यादा मैं लेट नहीं करती, फिर तुम्हें वो भी करना है, राइट। तो सिंपल है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे क्वेश्चन करने। अब हमें यही करना है, थोड़ी थ्योरी पार्ट समझना है, फिर सवाल करना। ठीक है, चलो बढ़िया। कोई डाउट हो प्लीज आप लोग ट्राई करा करो, मेरे को पहले ही भेज